अगर हमें इंस्पायरेशन याद है तो एक्सपायरेशन तो अपने आप हम उसे कंपेयर कर लेंगे। कि बैठ जाओ तुम लोग, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, सब गधे हो एकदम। जो चीजें याद करना, ऊपर से बोलो कि ये टीचर पढ़ाया वो टीचर पढ़ाया, मेरा भी पढ़ाया हुआ जब नहीं याद आ रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो या तो पढ़ते नहीं तुम लोग, रिवीजन करो, या छोड़े रहते चलो कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। अरे छोड़ोगे तो छूटता ही जाता है। जो चीजें आप दूर भागेंगे वो आपसे दूर भागती रहेगी चीजें। जैसे लोग फिजिक्स से डरते हैं, बायो वाले क्या करते हैं, फिजिक्स पता नहीं क्यों डरते हैं। फिजिक्स अच्छा खासा नंबर देता है, जबकि आया तो आया। बायो तो ना कभी कभी लेंदी बन जाएगा, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। इस बार वही तो हुआ है, बायो लेंदी हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी हुआ। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री 40-45 कर लिए, 45 के अबव ही तो गया मेरिट ना। अरे 45 कर रहे हैं, 40 के नीचे तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ होगा इस बार। जिस तरह मेरिट गई इस बार, जिस तरह जो भी है, तो हम क्वेश्चन यही था कि इंस्पायरेशन किसके वजह से होता है, प्रेशर ग्रेडियंट किसके वजह से डेवलप हुआ। अगर इंस्पायरेशन होता है तो प्रेशर कौन सा डेवलप होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो कौन सा प्रेशर होता है वो, नेगेटिव प्रेशर। मतलब जो आपका कौन सा इंस्पायरेशन है तो कौन सा प्रेशर डेवलप हुआ, नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर मींस कि आपके जो लंग्स में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस यही तो बोलना है, फिर काहे नहीं बोलते हो। मतलब कि जो आपका लंग्स का प्रेशर है लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया। अब ये चीजें होती कैसे, किसके वजह से होती है? हाँ, पहला होती किसके वजह से, डायफ्राम और जो प्रेशर। मेनली देखिए, जो ये प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, याद रखिए, जो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, आपके डायफ्राम की वजह से और इंटरकॉस्टल मसल की वजह से। इंटरकॉस्टल मसल कहां पाया जाता है, बिटवीन द रिब्स। यही सब एनसीईआरटी की लाइन है, बिटवीन द रिब्स में इंटरकॉस्टल मसल पाया जाता है। वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक को एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बोलेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे को इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। मतलब कि अब सीधी सी बात, मैंने बोला था इंस्पिरेशन, ठीक है, इसके नीचे हम क्या लिखे, इसके नीचे क्या लिखे, इंस्पायरेशन ना। इसके नीचे क्या लिखे, एक्सपायर। यहां पे क्या होता है मसल में, यहां पे क्या होता है, अभी आवाज निकल रही है, इसके पहले क्या हुआ था मतलब मेमोरी काम अब करने लगी है, मतलब थोड़ा सा जगाने की जरूरत है ना। तो हम जगाते रहेंगे, सुबह आते ही 15 मिनट लेट आते हो तब भी उठाते हैं, फिर उठा देंगे। 15 मिनट इसे उठाने में आधे घंटे तो ऐसे चला जाएगा, 15 मिनट भूमिका बनाने में चला जाता है ना। चलो बनाते रहो भूमिका, इतना तो समझ में आ गया ना। अब तो नहीं भूलोगे कभी कि कल पूछेंगे, कल कोई नहीं बताया तब फिर गायब है। चलिए ठीक है, लेकिन कल ये भी बोला गया, कोई भी अगर डंडे उंडे मार खाते हुए या कोई पनिशमेंट मिल रहा है या प्रेशर दे रहे हैं आप लोग किसी भी स्टूडेंट को कि इंस्पिरेशन किसके वजह से हुआ, एक्सपायरेशन किसके वजह से हुआ, क्लियर। मसल्स हैं आपके पास, एक डायफ्राम है, डायफ्राम में क्या हुआ था, डायफ्राम में भी क्या हुआ था, कंट्रैक्शन। ये कौन सा प्रोसेस है तब, इंस्पायरेशन। अगर रिलैक्सेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन। ठीक है, अब ये सब याद रखना है, या तो फोटो खींच लो जो खींचना हो, हमेशा याद रहे। फ्लो चार्ट बनाया ही हूं, ठीक है। तो याद करने वाली चीज कुछ है नहीं यार, बस नाम याद होना चाहिए। आप लोग अभी पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको याद नहीं हो रहा, जो पुराने उनको तो इंटरकॉस्टल मसल याद ही है, कहां पाया जाता है वो भी याद है, काम क्या है वो नहीं याद था, वो मैं याद करा दे रहा हूं, ठीक है। काम क्या था अब तो याद हो जाएगा ना कि इंटरकॉस्टल मसल अगर एक्सटर्नल काम कर रहा है तो कौन सा प्रोसेस, इंस्पायरेशन। अब अभी हम जब न्यूरल कंट्रोल पढ़ेंगे ना, न्यूरल कंट्रोल पढ़ेंगे ना,
तो आपको इसी को कंट्रोल करता, बाकी और कुछ नहीं कंट्रोल करता। अभी जब हम इसका क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी, जब रेस्पिरेशन का रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे जो आपका रिदमिक सेंटर होता है, पॉन्स एंड मेडुला जो भी होता है, वो किसको कंट्रोल करता है जानते हैं? केवल इंस्पायरेशन को। भी क्या करता है? स्लो करता है बस। इसलिए थोड़ा सा मैं इधर जिक्र किया इंस्पिरेशन पुराने लेक्चर का, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसका मतलब इंस्पिरेशन में क्या क्या होता होगा, जो होता है उसी पे काम करेगा आपका न्यूरस, जो भी न्यूरल सिग्नल आएगा इसी पे काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए इंस्पायरेशन मैंने दोबारा थोड़ा सा बताने की जरूरत समझा। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक पे, जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसमें कहाँ लगाया पेन ड्राइव, ओपन करिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक O2 का कैसे एक्सचेंज होता है, CO2 का कैसे एक्सचेंज होता है, और किस लेवल पे होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, एल्वुलाई पे होता है, ब्लड में होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, सारे लेवल पे हम देखेंगे। कुछ हमने कर्व मिलेगा जिसको हम लोग सिग्माइड कर्व यहाँ भी बोलेंगे, वो सब कौन सा कर्व उसका नाम देंगे, डिसोसिएट, ऑक्सीजन डिसोसिएट कर्व का नाम देते हैं हम। फिर पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे, जो आज पूरा संक्षिप्त विवरण यही है। आज जो पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे किसका, ऑक्सीजन का। पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे CO2 का। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो एल्वुलाई लेवल पे आपके बाइंडिंग के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, और टिश्यू लेवल पे CO2 के बाइंडिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर, वही सब हम लोग पढ़ेंगे। कौन कब क्या ज्यादा होगा तो हमें ऑक्सीजन से बाइंडिंग होगी, कब क्या कम होगा CO2 से बाइंडिंग होगी, और मेनली कौन से ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है ये भी हमें ध्यान देना है। सारी चीजें आज हम मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। मिलकर पढ़ते हैं ना, समझ जाए तो अच्छी बात है। फिर कल पूछेंगे, नहीं समझेंगे परसों पूछेंगे, नहीं समझ में आए क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए इस बार क्वेश्चन सब दोनों कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो छोटी छोटी चीजें निपटा देते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो टॉपिक का नाम है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो गैस में आपके पास यहाँ क्या है, 2, क्या CO2 और ऑक्सीजन की केवल बात हुई है पूरे रेस्पिरेशन में, ठीक है। और किसकी बात होगी गैसेस में, ओजोन। बहुत सही बेटा, ये बताइए प्राइमरी साइड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन है? याद रखिएगा, अगर प्राइमरी साइड ऑफ द गैसेस एक्सचेंज की बात आई तो क्या होगा, एल्वुलाई, ठीक है। इसका मतलब है, अंडरलाइन कर दीजिए, प्राइमरी साइड ऑफ गैसेस एक्सचेंज किससे है? प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आंसर क्या जाएगा, एल्वुलाई, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, मतलब कि प्राइमरी साइड आपका क्या हो गया, और प्राइमरी अदर साइड क्या हो गए, ब्लड एंड टिश्यू लेवल पे, ठीक है। ब्लड एंड टिश्यू लेवल पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। और अगर बोले तो प्राइमरी साइड ऑफ द गैसेस एक्सचेंज क्या आंसर जाएगा, एल्वुलाई। दोनों खिचड़ी मत करना, ब्लड ज्यादा दिमाग में चलता है लोगों को कि ब्लड से ज्यादा एक्सचेंज होता है, फिर टिश्यू लेवल पे ज्यादा है, लेकिन प्राइमरी साइड की बात करें तो गैसेस एक्सचेंज की प्राइमरी साइड क्या आंसर आएगा, एल्वुलाई। तो पहले लाइन से ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी साइड ऑफ द गैसेस एक्सचेंज मतलब कौन है, ठीक है। तो क्या आंसर जाएगा, एल्वुलाई। अगर बोले अगर गैस एक्सचेंज कहाँ होता है तो आपका ब्लड एंड टिश्यू लेवल पे बताइएगा, तो सेकेंडरी बोल सकते हैं, मतलब अदर देन प्राइमरी साइड, मतलब एल्वुलाई के अदर देन कहाँ हो रहा है आपका, ब्लड एंड टिश्यू लेवल पे हो रहा है, तो एल्वुलाई आपका प्राइमरी साइट हो गया एक्सचेंज का, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, O2 एंड CO2 के बारे में तो सोचना है। आर द एक्सचेंज इन दिस साइट बाय द कौन से मेथड से, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। ये जो एक्सचेंज हो रहा है आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है किसकी वजह से, सिंपल डिफ्यूजन आप लोग पढ़े होंगे। सिंपल डिफ्यूजन आप यहाँ पे आंसर मारिएगा, मेनली बेस्ड ऑन। अभी जो मेनली बेस्ड ऑन जो डिफ्यूजन हो रहा है किस पे बेस्ड है, ये जो गैसियस एक्सचेंज है इसमें सबसे पहले हमें प्रेशर ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट, जो भी पढ़ेंगे हमें प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसके वजह से हमें क्या होता है, देखिए मेनली यही है, ध्यान दीजिएगा।
और कोई फैक्टर, मेन फैक्टर आपका यही प्रेशर ही है, पार्शियल प्रेशर आपका O2, पार्शियल प्रेशर आपका CO2, मतलब ये दोनों चीजें मेन है आपके। ये नहीं कि इधर भी आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, तीन चीजें हैं, ध्यान देना। जब भी आपकी बात आए कि डिफ्यूजन बेस्ड ऑन, जो आपका डिफ्यूजन हो रहा है, दिमाग में तीन चीजें चलनी चाहिए, डिफ्यूजन बेस्ड ऑन, और तीन चीजों में सबसे मेन कौन सा जानते हैं, प्राइमरी कौन सा है, वो है आपका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2। इन तीनों में अगर मेन की बात आए, इन तीनों में मेन आपका यही है। और दूसरा आपका क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। तीसरा क्या है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब पता चले एल्वेलाई के बहुत थिकनेस कर दो, गैस का एक्सचेंज हो ही नहीं पाए, तो एक फ्यू मिलीमीटर, लेस देन द ए मिलीमीटर ना, वह मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस उसकी होती है। अभी हम इसके थिकनेस के बारे में देख लें, थिकनेस कौन कौन बनाता है। तो इसका मतलब प्राइमरी क्या हो गया आपका, प्रेशर ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा क्या हो गया आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। जैसे तो CO2 ज्यादा सोल्यूबल होता है कि O2, मतलब 20 to 25 ऐसे कुछ ज्यादा होता है ना CO2 का सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। इसका मतलब हमें सॉल्युबिलिटी भी ध्यान देना है, प्रेशर ग्रेडियंट भी ध्यान देना है, और उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये तीन चीजें यहाँ है। और तीन ही चीजें आपकी किसमें, जो मेम्ब्रेन बनाता है, जो थिकनेस होती है, वो भी तीन चीजें वहां भी है, तीन चीजें यहाँ भी, तीन चीजें विशेष ध्यान देना। तीनों आंसर रहे तो आंसर करिएगा, एक आध दो एक्स्ट्रा डाल दे तो नन ऑफ दीज कर दे। नन ऑफ दीज मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे क्वेश्चन, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना हो, ये तीनों डाल देगा, काफी एक्स्ट्रा डाल देगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ द लंग्स ना, अगर लंग्स के डिफ्यूजन या एल्वेलाई के डिफ्यूजन में बोल देगा कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये तीनों दिया रहेगा, एक एक्स्ट्रा डाला रहेगा, हो गया एक क्वेश्चन। यहां से भी एक क्वेश्चन बन गया, तो बनाते चलिए, क्वेश्चन ज्यादा क्लियर रहता है। तो आप सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस ये दिया रहेगा आपका, और क्या दिया रहेगा, प्रेशर ग्रेडियंट दिया रहेगा, थिकनेस मेम्ब्रेन दिया रहेगा। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है, आपके डिफ्यूजन को काज कराएंगे, ठीक है। डिफ्यूजन में तीन चीजें हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए तो हमें इन तीनों को तो याद होना ही चाहिए। इनकरेक्ट है, चौथा वाला कर देना इनकरेक्ट, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय इंडिविजुअल गैसेस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड। अगर कोई भी गैस मिक्सचर में ना, हम अकेले उसका अकेले प्रेशर नहीं डिसाइड करेंगे, हम उसको तब क्या करते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, सोल्यूशन पढ़ेंगे नहीं, अभी आप लोग सोल्यूशन पढ़ चुके हैं, सोल्यूशन पढ़ेंगे तो पार्शियल प्रेशर आप निकालना सीखेंगे ना, मोल फ्रैक्शन टाइप में। तो पार्शियल प्रेशर आप देखेंगे, यहाँ पे हम लोग जो गैसेस है उसको एज गैस का प्रेशर नहीं नापेंगे हम लोग, भाई गैस का मिक्सचर है ना। अब एयर में हमें क्या है, सारी गैस का मिक्सचर है, एयर में सब कुछ है ना, CO2 है, O2 है, नाइट्रोजन भी, जो भी मतलब एयर में तो सारी गैसेस है, मिक्सचर ऑफ द गैस है। उस मिक्सचर ऑफ गैस में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, पार्शियल प्रेशर पे बातें करेंगे हम लोग। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आप लोग फिगर देख लीजिए, इसके बाद आपका फिगर ही है जो पार्शियल प्रेशर डिनोट किया है, पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई लेवल पे, पार्शियल प्रेशर आपका टिश्यू लेवल पे, दोनों का अलग अलग पार्शियल प्रेशर है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों पार्शियल प्रेशर आपका दिख रहा है, ये रिस्पायरेटरी गैसेस हैं, ठीक है। और ये सब के किसमें, पार्शियल प्रेशर में है, ध्यान दीजिएगा, ये केवल प्रेशर नहीं है, ये पार्शियल प्रेशर डिनोट हुआ, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर आप ध्यान दीजिएगा, अभी आप फिगर भी हैं अच्छे से देख लीजिएगा। जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें आपका ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कितना है, या ऑक्सीजन, और ये तो पता है 0.3 to 0.4, अगर फोटोसिंथेसिस याद आया, हाँ 0, तो आपका क्या है, एयर में इतना है। फिर आपके एल्वेलाई लेवल पे ध्यान दीजिएगा, एल्वेलाई लेवल पे आपका जहां पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, हमेशा एल्वेलाई लेवल पे आपका ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इस लेवल पे आपके एल्वेलाई लेवल पे कितना है, और ये कितना है, 40 हुआ। फिर अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड है,
अगर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो दिमाग में तुरंत चलना चाहिए वहां पे ऑक्सीजन कम होगा और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा। अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो फिर तो आपका 45 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर। फिर हम आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो धीरे धीरे कम हुआ, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की क्या हुई, ज्यादा हुई, बट CO2 की कम हो गई। ठीक है। फिर टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर मुझे पता है क्योंकि कम होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे CO2 का जो हीमोग्लोबिन बनने कैपेसिटी है टिश्यू लेवल क्या होगी, ग्रेटर देन द O2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। मतलब यहाँ पे जब अभी पढ़ेंगे टिश्यू लेवल क्या ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट होना, सब देख लेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम, टिश्यू लेवल पे CO2 ज्यादा। इसका मतलब धीरे समझ में आ गया कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 एंड O2 में डिफरेंस है। अब क्लियर समझ में आ रहा है ना कि ये बताइए यहाँ पे अब CO2 बाइंडिंग ज्यादा करेगा कि O2, तो CO2। तो हमें पहले बोला कि जो भी आपका पार्शियल प्रेशर होता है वही आपका प्राइमरी होता है किसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने में। ठीक है। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर आर मोर इंपॉर्टेंट देन 3 अदर फैक्टर। ठीक है। 3 अदर फैक्टर में क्या था, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका टिश्यू लेवल पे चला गया ना, टिश्यू लेवल मेम्ब्रेन का काम, अब टिश्यू लेवल मेम्ब्रेन काम है नहीं। इसका मतलब प्राइमरी साइड, अगर प्राइमरी अगर पूछा जाए कि सबसे मोर इंपॉर्टेंट कौन सा इसमें, तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रेशर ग्रेडियंट। ये हो गया क्लियर। ये जो आपका टेबल में दिया देख लीजिएगा एक बार, ना हो याद तो अब हमेशा क्लियर, हमें तो हमेशा याद रहता है। 40-45 से याद है, केवल 5 का डिफरेंस है। 5 के डिफरेंस से दिमाग में चलना शुरू हो जाए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो कितना ऑक्सीजन, 45। अगर डीऑक्सी सॉरी 95, ऑक्सीजन कितना हुआ 95, बट आपका CO2 कितना हुआ 40। इसी तरह CO2 लेवल पे चले जाइए, टिश्यू लेवल पे, टिश्यू लेवल पे आपका कितना पार्शियल प्रेशर CO2 का 45 और ऑक्सीजन का 40। तो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है, इसलिए CO2 आपका टिश्यू लेवल पे हीमोग्लोबिन से बांध के कहां एक्सचेंज कर देता है गैसेस को। अब पार्शियल प्रेशर CO2 ज्यादा, जिधर से ज्यादा उधर जाएगा, मतलब CO2 टिश्यू लेवल से एल्वेलाई लेवल में जाकर डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों डिसोसिएट, एल्वेलाई लेवल पर हमारा CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है और ऑक्सीजन की ज्यादा हो रही है, वहां भी CO2 ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है। रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग फिर। ठीक है। ये तो है ना, आप एनसीईआरटी है वो सब अंडरलाइन करिएगा, टेबल देख लीजिएगा। The data given in the table clearly indicates concentration gradient for O2 from alveoli to blood and blood to tissue। ये सब आप देख ही लिए, तो ये सब बहुत ज्यादा। ये gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is मतलब CO2 का अपोजिट डायरेक्शन है। अभी O2 क्या देखे आप लोग, O2 का देखे आप लोग कहां से, O2 गया एल्वेलाई में, एल्वेलाई से गया ब्लड में, ब्लड से कहां गया, टिश्यू में। ये आपका कौन सा है, ऑक्सीजन के लिए। ठीक, ये हुआ ऑक्सीजन के लिए। और वही आपका क्या है, अपोजिट साइड आपका क्या हो जाएगा, CO2 के लिए। CO2 कहां से जाएगा, फ्रॉम टिश्यू से, यहां मतलब अगर टिश्यू लेवल पे बोले, ये टिश्यू से कहां गया, ब्लड में, ब्लड से कहां गया, एल्वेलाई, एल्वेलाई से कहां गया, बाहर निकल गया। ठीक है। फिर एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन, हो गया सॉल्युबिलिटी आपका दूसरी निकल के आ गई ना। ये क्या निकले, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2। 3 फैक्टर है ना, तीनों फैक्टर एक पढ़ लिया हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2। और कैसे कैसे हुआ, कैसे मूवमेंट हुआ हम लोग देख लिए। O2 से टिश्यू, एल्वेलाई से टिश्यू लेवल तक ऑक्सीजन, और टिश्यू लेवल से एल्वेलाई लेवल तक CO2 का। एक पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से आया ना, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द
ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2, ये जो डिफरेंस है उसके वजह से मूवमेंट हुआ है। अब ये पता चली कि एल्वेलाई में CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो किधर से मूवमेंट होगा? एल्वेलाई टू टिश्यू लेवल पे, तो ऐसा तो बीमारी हो गई फिर। तो आगे चलते हम लोग मतलब कि ये दोनों देख लीजिए, टिश्यू लेवल पे, एल्वेलाई लेवल पे, दोनों किधर किधर से और कैसे मूवमेंट हुआ, केवल प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप की वजह से, या कॉन्सेंट्रेशन जो डिफरेंस है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 डिफरेंस। दूसरी बात है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में हम लोग क्या देख लिए कि जो नोट बल्कि कर लीजिए नोट, ये तो याद रहे तो अच्छी बात है कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है किससे? ऑक्सीजन से। कल मत भूलना, पूछते टाइम से कल वही है ना, मेरा गैप हो जाता है। अब कल मैं नहीं रहूंगा तो कल बल्ले बल्ले, नहीं पूछेंगे, परसों आएंगे फिर पूछेंगे, नरसों आएंगे फिर पूछेंगे। चलिए, इसका मतलब याद रखिए, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन द O2। मतलब कि आपको पता है जो ब्लड में घुलनशील है, सबसे ज्यादा CO2 घुलनशील है कि O2? CO2। इसका मतलब CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, O2। जो भी बोलो, O2 चाहे ऑक्सीजन बोलना, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो होती है ऑक्सीजन की कम होती है, किससे? यही आपका क्वेश्चन का फायदा उठा लेगा, आपको स्टेटमेंट टाइप देगा, क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन ग्रेटर देन द CO2? स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2 ग्रेटर देन द O2, हाँ यस, स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? द अमाउंट ऑफ द CO2 दैट कैन डिफ्यूज, अब CO2 ज्यादा है, ये मुझे पता है। अगर ये ज्यादा सोल्यूबल है, डिफ्यूजन थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन कंपेयर टू द ऑक्सीजन। बात वही है, अगर सोल्युबिलिटी ज्यादा है तो डिफ्यूजन भी किसकी ज्यादा होगी? CO2 की। क्यों? पार्शियल प्रेशर ऑफ द, वो तो डिफरेंस सही है, तो सोल्युबिलिटी एक है ही है, दो चीजें आपके निकल के आ गई। तो दो चीजें निकल के आई, क्या? एक सोल्युबिलिटी पे ध्यान देना, एक पार्शियल प्रेशर में। तो डिफ्यूजन अगर बात करें तो डिफ्यूजन ऑक्सीजन का ज्यादा होगा कि CO2 का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, सोल्युबिलिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन ज्यादा, तो सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा? तो डिफ्यूजन किसकी ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड की। यहां भी वही लाइन है ना, डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू द ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर मच हायर दैट, इसका क्योंकि घुलनशील ज्यादा हुई किसकी? CO2 की। पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे ज्यादा, इसलिए डिफ्यूजन किसका ज्यादा हो रहा है? CO2 की। किस लेवल पे? दोनों लेवल पे कह सकते हैं। टिश्यू में भी तो होगा ना, टिश्यू पे ब्रेक होना, हीमोग्लोबिन से बनना। अगर ये पूछा जाए आपसे, सबसे ज्यादा CO2 का ट्रांसपोर्ट, अभी पढ़ेंगे ना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सबसे ज्यादा CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड से होता है कि बाइकार्बोनेट से होता है कि प्लाज्मा से होता है? तो किससे होता है? अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो उसमें देख लेंगे कितना ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो क्या चीज अभी पूछेंगे, कल भी पूछेंगे, भूल जाएगा वही 70%। चलो देख लिए किताब तो 70%। चलिए अब हमारे पास क्या है, बारी बारी पढ़ लिए हम लोग। पहला क्या पढ़े? अरे प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट हम पहला पढ़े। दूसरा पढ़े सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। तीसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेम्ब्रेन। मतलब कि मेम्ब्रेन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन भी जरूरत था। बहुत ज्यादा थिक कर दे तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो गैसेस एक्सचेंज के लिए हमें ये भी जरूरत है कि मेम्ब्रेन कैसा होना चाहिए, थिकनेस, और कितना मोटा होना चाहिए। पता चली कि सबसे मोटे जैसे दिखने लगे तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, गैसेस, तीन चीजें यहाँ भी याद रखना हमेशा के लिए। पहला क्या आपको पार्टिसिपेट करेगा? स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल की कैपिलरी वेसल की स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई। याद रखिएगा, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई है। अगर आपके पास स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द कैपिलरी बोल दे, ब्लड कैपिलरी, तो आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यही सब कंफ्यूजन करेगा।
ये तीनों में बदलेगा, आप बदल गए, आंसर बदल गया, फिर अरे यार मैं तो बहुत पढ़ा था लेकिन कहां से गलत हो गया, गलत कहां से होगा, ये चेंज करेगा। जब एक जानवर बनाएगा क्वेश्चन ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो चेंज करेगा। स्क्वामस एपिथेलियम आपका एल्वेलाई का ना देके स्क्वामस एपिथेलियम आपका ब्लड कैपिलरी के दे दिया, हो गया काम। भाई गलत कराना ना, क्वेश्चन गलत कराना है तो आप एकदम दिमाग में बैठा के करिए, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई, एक मतलब मेम्ब्रेन के 3 पार्ट ना, मेम्ब्रेन के 3 पार्ट, पहला क्या हो गया, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। अगर फिगर से देखे तो है, फिगर है, यहीं से देख लेते हैं ना। ये आपका क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा क्या है, एल्वेलाई है ना। तो स्क्वामस एपिथेलियम किसका है, ध्यान दीजिए, 1 सेल थिक, 1 सेल थिक। जो स्क्वामस एपिथेलियम है 1 सेल से थिक है, 2 सेल से थिक है, 3 सेल से थिक है कि 4 सेल से थिक है। तो आप आंसर लाइन करिए ए सेल, अंडरलाइन करिए ए सेल। आपका जब क्वेश्चन बनेगा तो यही बदल सकता है। जो स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलर वॉल का जो स्क्वामस एपिथेलियम है 2 लेयर का बना होता है। जल्दी में आप भी 1 लेयर पढ़ेंगे, दिमाग में 1 सेल्स पढ़ेंगे, लेकिन आपका 2 सेल्स लिखा भूल जाए, क्योंकि आप पढ़े का है 1 सेल्स, 1 सेल थिकनेस। ठीक है, आप ये पढ़े कि 1 सेल ना, 1 सेल थिक, 1 सेल थिक, ना कि 2 सेल। लेकिन आपके पेपर में क्या दिया रहेगा, 2 सेल थिकनेस। स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई आर 2 सेल थिकनेस। हो गया गलत। अगर मुझे गलत कराना ही है, क्वेश्चन मुझे यहीं से बनाना है, हम यही गलत करा सकते हैं कि एल्वेलाई का जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है 2 सेल ऑफ द थिकनेस होता है, जो आपका एल्वेलाई है। क्लियर, मतलब पकड़ रहे हैं ना क्वेश्चन। इसका मतलब यहां भी हम गलत करा सकते हैं कि आपका 1 सेल थिकनेस है कि 2 सेल थिकनेस है, मोर देन या मल्टी सेल थिकनेस, मल्टी सेलुलर थिकनेस बोल दो। अरे जब दिमाग लगा लेना, मल्टी सेल आ जाए, कहां कैसे चेंज होगा। जब आपको लगे गलत दिख रहा, लेकिन जब रुकेंगे तब ना, क्वेश्चन पढ़ते समय रुकता कौन है, जब रुकेंगे तब सोचेंगे, जब रुक ही नहीं रहे तो सोचेंगे क्या। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है कि जोश में नहीं हो, मतलब कि खुश नहीं होना है, स्पीड उतना ही रहे, खुश नहीं होना कि मैं सिलेक्शन के करीब हूं। पेपर में भी खुशी महसूस जाहिर होती है, मुझे पता है कि जब हमें लगता था हम भी टॉप कर रहे हैं, कई बार मुझे ऐसा लगा मैं इस बार टॉप कर जाऊंगा, लेकिन सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है। तो लगना चाहिए कि हम सिलेक्ट, लेकिन इतना भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि हम इजी क्वेश्चन को जैसे इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ के चले आए। तो आप सारे क्वेश्चन पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, बेईमानी से नहीं, यहां जैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, नकल मारना मतलब वो बेईमानी होता है। तो ठीक है, कहां हम कह रहे हैं नकल मारते, अच्छे बच्चे हो। अरे वो तो फ्लो में निकल गया, हो सकता है कभी कभी कहती नहीं, कुछ बातें निकल जाती है जो सच्ची होती है। चलिए, एक आपका क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन आप बना रहे हैं, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए ना। तो डिफ्यूजन के लिए एक चीज आप देख लिए, पार्शियल प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन। दूसरी चीजें सॉल्युबिलिटी देख लिए, सॉल्युबिलिटी CO2 को ज्यादा, तो डिफ्यूजन किसका ज्यादा, CO2 का। एकदम क्लियर हो चुका है ना उधर। फिर हम चलते हैं मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन हमें पता है, मेम्ब्रेन थिक की थिन, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, थिक था, थिक था उधर, 1 लेयर थिक, चलो थिक ही है। तो स्क्वामस एपिथेलियम 1 लेयर, मतलब हम मेम्ब्रेन के लेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके पास क्या है, इसके बाद क्या बोले, इंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। 2 चीजें हो गया। अब दोनों के बीच में क्या है, ठीक है, अब दोनों के बीच में आपके बेसमेंट सबस्टेंस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, अभी बेसमेंट सबस्टेंस, अभी बोलिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें है। समझ में आ रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका बेसमेंट सबस्टेंस में है। कंफ्यूजन हो रहा है, सबस्टेंस मेम्ब्रेन में होगा नहीं, मेम्ब्रेन में देखो आपका बेसमेंट सबस्टेंस है ना, बेसमेंट सबस्टेंस में मेम्ब्रेन है, देख लिया जाए।
चलिए, मतलब तीन चीजें हो गई ना, लेयर तीन की बनी ना, तीनों हम लेके करके पढ़ लेते हैं अपने वाले में, फ्लो चार्ट में, ठीक है। चलो फ्लो चार्ट में आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। इतने में दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, दिख जाएगा ना, कि थोड़ा और जूम, भावना थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ना, दिख जाएगा। अब ठीक है, चलिए अब दिख रहा है ना पीछे, मोबाइल में दिख रहा है, मोबाइल जैसा दिख रहा है। अरे जाओ, नहीं तो मोबाइल क्या रखा, तुम फेस टू फेस पढ़ो ना। अच्छा, इसके वजह से नहीं दिख रहा है, चलो सब सही है। पहला, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कितने लेयर से, 3 मेजर। पहला कौन सा लेयर है, हाँ, अरे वो बात थिकनेस हो रही थी, कितनी थिकनेस है, दिमाग नहीं काम किया। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, समझना, कितनी थिकनेस हो कि गैसेस एक्सचेंज हो जाए, मतलब कि अरे एक अंगुली हो गई, इतनी थिकनेस रखे, किससे पतली थिकनेस रखे, किससे और पतली थिकनेस रखे कि गैसेस एक्सचेंज हो जाए। वो जो थिकनेस की बात हुई ना, कि गैसीय मेम्ब्रेन की थिकनेस, ओवरऑल थिकनेस की बात हुई है। अब ओवरऑल थिकनेस कौन बनाता है, यही 3 मेम्ब्रेन। अब ये मान लेते हैं हम, क्या है आपका, इतना थिक मेम्ब्रेन है, जो उधर की बात हुई है ना, वो कंफ्यूजन कर रहा है। अरे थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन वहां बात हुई है ना, मतलब ये थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन है, कितना थिकनेस मुझे नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी में कितना लिखा है, लेस देन मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर से कम ये थिकनेस। अगर ऐसे बताओ, किसी को हमें बताना हो कि कितना मोटा है, किसी में नाप के बताओगे ना, वो बस नापा है कि इतना थिकनेस, उस मेम्ब्रेन की इतना थिकनेस है, मिलीमीटर से भी कम थिकनेस है, तो सोच सकते मिलीमीटर पहले नापो ना, लेकिन मिलीमीटर से कम थिकनेस है, ठीक नहीं, थिकनेस की बात करो, समझ गए, थिकनेस में कंफ्यूज कर रहे हो। होता है, छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े तो नहीं, छोटे छोटे कोचिंग में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि थिकनेस अगर बोले, थिकनेस वहां पे लाइन है ना, पहला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द, ये सब चीजें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तीसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, कितना थिकनेस है यहां पड़ रहा है ना, और थिकनेस डेवलप कैसे हो, मेम्ब्रेन आया कैसे, वो मेम्ब्रेन 3 लेयर से बना, जो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन वो 3 लेयर का बना है। पहला लेयर आपका थिन स्क्वामस एपिथेलियम, एक सेल, ठीक है, जो फिगर में दिया है, तो स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई 1 सेल, ठीक। फिर आपका दूसरा क्या है, इंडोथेलियम ऑफ द एल्वेलर कैपिलरी। अब यही उठा के यहां कर दो, क्वेश्चन गलत हो गया, यही उठा के स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, ऑफ एल्वेलर कैपिलरी, क्वेश्चन गलत हो गया, गलत कराने की बात है, तो यहां भी गलत हो गया। इसका मतलब तीसरा आपका क्या है, थीन बेसमेंट सबस्टेंस। अब थीन बेसमेंट सबस्टेंस में क्या क्या है ये देख लेना, ठीक। अब समझ में आया, अभी थे मेम्ब्रेन में थिकनेस, वो मत कर देना कि जो मेम्ब्रेन है उसमें सबस्टेंस है, सबस्टेंस में मेम्ब्रेन है, उल्टा मत कर देना, इन सबस्टेंस इन मेम्ब्रेन। हाँ, अरे इधर देखो, ध्यान दो इधर गधी, ये जो तुम्हारा 3 मेजर लेयर बना, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन रहा है, 3 लेयर से बना। पहला लेयर आया स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई, दूसरा लेयर आया इंडोथेलियम ऑफ द एल्वेलर कैपिलरी, तीसरा आया थिन बेसमेंट सबस्टेंस, थिन बेसमेंट सबस्टेंस। अब थिन बेसमेंट सबस्टेंस में क्या है, देख लो, कंपोज्ड, थिन बेसमेंट सबस्टेंस कंपोज्ड ना, कंपोज्ड ऑफ द थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग टू द स्क्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो करता है सराउंडिंग किसके करता है, सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी। तीनों अंडरलाइन करो, कंफ्यूजन पाले बैठे हो सब लोग, अंडरलाइन करो, फिर समझाते हैं एक बार। अब कोई डाउट, छोटी छोटी बातें पे ध्यान दो, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो तुम लोग, 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। तो हम शुरुआत वहीं से कर देते हैं।
शुरुआत कर दें? चलिए बताना शुरू करो, बताना जो पूछ रहे हो बताना। डिफ्यूजन आर इन्वॉल्व इन हाउ मेनी लेयर, बोलो या कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। डिफ्यूजन के लिए फैक्टर कौन कौन से है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। डिफ्यूजन के लिए फैक्टर, पहला फैक्टर क्या हुआ, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होना या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होना, ठीक है पहला। दूसरा क्या है आपके पास, सॉल्युबिलिटी। सब बोलो, एक मिनट, नाम नहीं बोलते, वही जो बोलते नहीं उन्हीं को कल याद भी नहीं आता, ये भी बता दो। जो नाम बोलना सीख जाते हैं उनके जुबान से निकलने लगा ना वो नाम, जैसे इंटरकॉस्टल मसल निकलने लगे, बार बार निकलने लगे तो नाम याद होता रहा। आप भी निकालिए। तो पहला क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ द, ये सब चीजें देख लिए। दूसरा क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2 ग्रेटर देन द O2, जिसकी वजह पार्शियल प्रेशर डिफरेंस आने की वजह से CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से CO2 की डिफ्यूजन भी ज्यादा। दो चीजें हो गया। फिर हम बोले थे थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे डिपेंड भी करता है, जो हमारा डिफ्यूजन होता है वो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करता है। या तो ऐसे बोलो डिफ्यूजन आर द डिपेंड ऑन, ये लाइनें तो यही है, डिफ्यूजन आर द बेस्ड ऑन, जो एनसीईआरटी की लाइन है, डिफ्यूजन आर द बेस्ड ऑन, डिफ्यूजन ऑन द बेस्ड ऑन। पहला प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देख लो, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस देख लो, तीसरा आप देख लो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर हम थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन के लेयर देख ले। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो आपका बना होता है 3 लेयर का बना होता है। पहला आपका बना होता है स्क्वामस एपिथेलियम जो एक सेल से बना होता है। दूसरा क्या होता है, एंडोथेलियम लेयर ऑफ द कैपिलरी, आपका ब्लड कैपिलरी उससे अटैच होता है ना एल्वेओलाई से, तो ब्लड कैपिलरी जो अटैच होता है एल्वेओलाई से, ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम लेयर देखा जाता है, ठीक है, वो आपका क्या हुआ, दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया, थिन बेसमेंट सबस्टेंस। अब बात आई 3 लेयर तो आपको बनाया डिफ्यूजन के लिए, अब इसमें भी बोलो यार, अभी वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रुक जाओ समझ लो। मैं शुरू से बोला ना यार, उधर 3 याद रखो, भूल जाओ, उधर 3 याद है ना। डिफ्यूजन बेस्ड ऑन 3 फैक्टर, डिफ्यूजन बेस्ड ऑन 3 फैक्टर, 3 में 2 पढ़ लिए और तीसरा वाला ये है आपका। तीसरा वाला क्या है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, दूसरा वाला थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन था ना, थिकनेस मेम्ब्रेन आपका थिकनेस हम देख लेते हैं एल्वेओलाई मेम्ब्रेन का। फिर हम टोटल थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन देखें तो कितने लेयर का बना होता है, 3 लेयर का। पहला लेयर बना होता है, बोलने दो सबको बोलने दो, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेओलाई, कितने सेल का बोले तो 1 सेल का। दूसरा बात आई क्या, एक मिनट, दूसरी बात एंडोथेलियम भाग, दूसरी बात कैपिलरी, ध्यान दिया करो। उसके पास में क्या है, कैपिलरी, कैपिलरी में क्या होता है, एंडोथेलियम लेयर। इसका मतलब यह है दूसरा लेयर क्या आ गया, एंडोथेलियल लेयर ऑफ द कैपिलरी वाल, कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरीज की जो एंडोथेलियल लेयर है वो दूसरा बना। फिर तीसरा हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या है, मतलब ये आपका स्क्वामस मान ले, ये आपका एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी मान ले, बीच में हमें सपोर्ट भी तो चाहिए दोनों को ना एक्सचेंज करने के लिए, तो बीच में सपोर्टिंग मटेरियल क्या है, बेसमेंट सबस्टेंस, बोलो सबस्टेंस, मतलब सीमेंट, बोलो सीमेंट। ये 2 ईटा, दोनों ईटा के बीच में हमें सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। तो हमारा जो सबस्टेंस है, बेसमेंट सबस्टेंस है, बोले तो सीमेंट है, वही सीमेंट कम किससे बना होता है। फिर तुम जाना सिलिकॉन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दुनिया भर उसमें जोड़ना, उधर सीमेंट वाले में। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो बेसमेंट सबस्टेंस है वो किसका बना होता है, तो यहाँ पे दूसरे यही तो है, बेसमेंट सबस्टेंस, बेसमेंट सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट सबस्टेंस है उसके बाद थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है। पहला थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो सपोर्ट करता है स्क्वामस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, दोनों को सपोर्ट करता है ना, सराउंडिंग द एंडोथेलियल लेयर सेल्स ऑफ द कैपिलरी, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है। अब समझ में, इसका मतलब यह है कि सीमेंट बालू है दोनों के बीच में, दोनों एक चीज एल्वेओलाई हो गया, दूसरी चीज आपका कैपिलरी हो गया। ये बताओ, ध्यान देने वाली बात है, हमें गैसेस एक्सचेंज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, गैसेस एक्सचेंज कब करोगे, टिश्यू से ब्लड कौन लाएगा, कैपिलरी लाएंगे ना, टिश्यू से एल्वेओलाई है, ये क्या है एल्वेओलाई, ये हमारा टिश्यू, मान लो टिश्यू है, टिश्यू से कैपिलरी, कैपिलरी यहाँ लेके आया ना, कैपिलरी इसके बाद ब्लड ले आ रहा है, लेकिन इसमें गैप भी है, उस गैप का नाम क्या है, बेसमेंट सबस्टेंस। और बेसमेंट सबस्टेंस बोले किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ द थिन मेम्ब्रेन या थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो सपोर्ट करता है आपके दोनों को, समझ गए।
जो सब भाई सीमेंट है ना, सीमेंट दोनों ईंटों को सपोर्ट करेगा ना, तो सीमेंट आप दोनों को सपोर्ट करा देना, बस यही बात है। तो आप थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन देख लिए, ये भी खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, आपका डिफ्यूजन प्रोसेस। हाँ, इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए 1 मिलीमीटर, मच लेस देन, मच भी बदल सकता है, लेस भी बदल सकता है जब पेपर बनेगा तो, ठीक है। तो यहां भी ध्यान देना, मच है कि मोर है, या लेस है कि लेस देन अ मिलीमीटर। देयरफॉर ऑल फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द O2 फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड द टिश्यू टू एल्वेलाई। समझ में आ गया? गैसियस एक्सचेंज नहीं समझ में आ गया ना? गैसियस एक्सचेंज फैक्टर, हमें फैक्टर में क्या क्या देखे हम लोग, वही 3 चीजें बेस्ड ऑन, जिसमें हम बोले कि डिफ्यूजन आर बेस्ड ऑन, वो 3 चीजें नाम याद रखना चाहिए। 3 चीजों के तीनों में कौन सबसे ज्यादा इलेबोरेट किया गया? आपका थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इलेबोरेट किया गया। अगर बोले तो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन कितने लेयर बना है, तो आंसर आना चाहिए 3 लेयर का। पहला लेयर आपका एल्वेलाई सोच लेना, तो एल्वेलाई का स्क्वामस एपिथेलियम हो गया। दूसरा लेयर आप सोच लेना कैपिलरी का, जो कौन सी कैपिलरी? एल्वेलर कैपिलरी है, जो भी कैपिलरी, उसके एंडोथेलियम लेयर हो गई। कैपिलरी की अंदर वाली एंडोथेलियम होती है ना, अंदर वाली एंडोथेलियम लेयर, ठीक, ये हो गया। फिर आपका के बीच में एक सीमेंट भरा है, उस सीमेंट का नाम है बेसमेंट सबस्टेंस। बेसमेंट सबस्टेंस कंपोज ऑफ द थिन मेम्ब्रेन। बस खत्म, आपका ये हो गया फैक्टर। ये फैक्टर आपको गैस एक्सचेंज के लिए CO2 O2 की इधर उधर करने का काम करते हैं। इधर उधर मीन्स एल्वेलाई टू टिश्यू, टिश्यू टू एल्वेलाई। ठीक, समझ में आ गया? चलिए यहां तक हो गई बातें। फिर हम लोग अगली हेडिंग हमारे पास क्या है, ये फिगर समझ में आ गया कि नहीं? फिगर समझ में आ गया तो अगले हेडिंग में चलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हेडिंग ऊपर कर देते हैं, ठीक। गैस एक्सचेंजेस तो हो गया ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कोई डाउट रहेगा क्या? कल बोलेंगे, पूछेंगे तो याद रहेगा क्या? भगवान जाने, उसके लिए बोलो भगवान जाने, याद रहेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन उस दिन हम लोग पढ़े थे सब उल्टा उल्टा पढ़े थे, आज पढ़े हैं तो 3-3 पढ़े हैं। अभी तक 3-3 पढ़े, उस दिन हम लोग सब उल्टा पढ़े थे। आज पढ़े हैं 3-3, तो तीनों फैक्टर उधर, तीनों फैक्टर इधर, याद रखना। ठीक, अब चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, या इसको बंद कर दीजिए। हो गया, एक हेडिंग खत्म ना।